हेलो एवरीबॉडी, अ बिग वेलकम टू द सेशन। पहले इंफॉर्मेशन सुन लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस सेशन के अंदर आपके आठों चैप्टर्स के फॉर्मूले, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को कहीं पे सेव करके रख लो, बिकॉज you know it very well that this video will be entirely helpful for you एट द एंड। और लेट्स से जब आपका एग्जाम होने वाला है 4 तारीख को या 3 तारीख को, तो आप आराम से 3 या 2 को बैठ के इस वीडियो को आराम से देख सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक इनटू कि कहाँ कहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और हम एंटायर फॉर्मूला रिवीजन तो आपको यहाँ पे करने वाले हैं ही। ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग वेलकम टू द सेशन। फॉर्मूला चीट शीट है ये टर्म 1 के लिए। विल बी कंप्लीटली रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग ऑल द फॉर्मूला एंड देन मेकिंग इट वेरी क्लियर फॉर आवरसेल्फ। ठीक है। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात से हम शुरुआत करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में या पल में परलय होएगी। मतलब पता है कि यार, मतलब पलक झपकते बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो काम कब करोगे? तो अल्टीमेटली अभी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एग्जाम के स्ट्रेस में हो, टाइम कम बचा हुआ है, ये सारी चीजों को साइड में रखो और फोकस करो कि आपके पास क्या क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं, उनको पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको ठीक है, आप उनको टाइम टू टाइम रिवीजन उनका चालू रख सकते हो। ठीक है। तो बच्चों ये है, ओके। तो दिस इज बेसिकली फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि हमारा जो स्केड्यूल है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर ऑल द पीपल। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और आज हमको पता है कि आज क्या डेट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स बिगिन द सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज फॉर ऑल द पीपल एज वेल कि बच्चों 50% ऑफ है फॉर ऑल द कोर्सेज इन वेदांतु। सो गेट इनटू द लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड बस मचा दो। चलो आपस आगे चलते हैं। आठों चैप्टर्स का यहाँ पे, ओह यहाँ पे कुछ नंबरिंग की गड़बड़ी है क्या? पता नहीं, चलो ठीक है। सो देयरफॉर पॉलिनोमियल्स, पैराफिनल इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम अच्छा रियल नंबर्स यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, तो रियल नंबर्स का मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां पे ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूले नहीं है, पर वहां से भी 6 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है। उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिनोमियल्स चैप्टर। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर्स को मैं थोड़ा अलग से आखिरी में बता दूंगा, आई थिंक इसमें एडेड नहीं है वो। चलो ठीक है। तो पॉलिनोमियल से बच्चों क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके दो फॉर्मूले हैं। पहली बात तो सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात का ख्याल रखो, कभी कभार आपके पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया 3x² माइनस 6x प्लस 8। हम जो गलतियां करते हैं वो ये होती है, जब हम इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो हम a की वैल्यू को तो 3 लेते हैं, c की वैल्यू को तो हम 8 लेते हैं, बट कभी कभी हम b की वैल्यू को भी 6 ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको उनको उनके साइन के साथ लेना है। कोई डाउट है तो ऐसे लिख लो, a की वैल्यू है +3, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है +8। ज्यादा दिमाग अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लिख लो, तो और ज्यादा हो जाएगा उसको समझना इजी। ठीक है। चलो, तो सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई क्यूबिक से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट स्टिल थोड़े ग्राफ को आप एक बार देख लेना कि नंबर ऑफ द टाइम्स द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस वी आर हैविंग इन द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें आप ध्यान रखना, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर रखना। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभार हम यहाँ पे एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं। जैसे मान लो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और हो सकता है कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू ना दी हो। आप एक काम कर सकते हो, आप इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला याद रख सकते हो। यार आपको आइडेंटिटी पता है कि भाई दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप यूटिलाइज करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो हम बच्चे ना अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने लगते हैं, विच इज नॉट गुड। आप डायरेक्टली आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। कोशिश करो कि यहां से 50 से 60 क्वेश्चन लगा के जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर। अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलो शुरुआत से चलते हैं। आपको पता है इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
आप ग्राफिकली पता करते हो कि लाइंस आर कोइंसाइडिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आपको पता होता है कि सर अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब पक्की बात है वन सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और यूनिक सोल्यूशन। When the lines are parallel, sir, no solution. When the lines are coinciding, you can strictly say, sir, हर solution common है और basically infinite solutions for the pair of linear equations. ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया कि जब हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तब हम कैसे पता करें कि कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, वो हम उनके कोएफिशिएंट से चेक करते हैं। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, कई बार हम गलत कोएफिशिएंट रख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। यार देखो पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने देखा उसको 9 को आप इधर ला लो, ठीक है। तो 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि अब आपको a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू आ रही है 8 और c की वैल्यू आ रही है माइनस 9। सिमिलरली ये a1 b1 c1 निकालो, a2 b2 c2 निकालो और ये रिलेशनशिप आप याद रखो। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ऐसे याद रखो। इस वाले केस में पहले बार में ही नॉट इक्वल टू हो जाता है, इस वाले केस में नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, इस नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस वाले केस में इक्वल टू मतलब की बात है। यहां पे होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां पे होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां पे होता है सब बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस ट्रिक को याद रखो। आखिरी चीज है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, कोशिश करो कि वहां से सारे तरह के क्वेश्चंस लगा लो। सारे तरह के क्वेश्चंस का मतलब है अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप एज बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे, फॉर एग्जांपल आपको दिया होता कि पापा की एज ये थी, भैया की एज ये थी, तो दीदी की एज बताओ, ब्ला 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 करके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात तो एज वाले क्वेश्चंस होंगे, दूसरी बात है स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, तीसरी बात बोट वाले क्वेश्चंस होंगे, चौथी बात एरिया वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जहां पे यू हैव टू फाइंड लाइक बोलता है ना कि फिर उसमें कि इतना एरिया इंक्रीज किया तो जाके हमारा लेंथ इतना इंक्रीज किया, ब्रेथ इतना इंक्रीज किया तो हमारा एरिया इतना इंक्रीज हो गया। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस डिस्कस घर पे भी कर लेना, मतलब आपके जो भी बड़े भाई बहन हो, और साथ में आप यहां से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आप लगा ही लेना, एज वाले, स्पीड वाले, यहां तक कि जो हम नहीं टंकियां भरते हैं कि यार पाइप 1 कैन फिल इन 10 आवर्स, पाइप 2 कैन फिल इन 2 आवर्स, ब्ला 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 करके, तो वहां से भी हमारे पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चंस भी आप कर लेना। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आर.डी. शर्मा ओपन करो या कोई भी बुक ओपन करो, वहां पे अलग अलग जॉनर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डू दोस क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पांच पांच भी कर लोगे तो काफी काम हो जाएगा, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स इन एन एमसीक्यू पेपर इज दैट आर यू गेटिंग एन एक्यूरेट आंसर और नॉट। अगर एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है तो पक्की बात है कितने भी स्टेप्स कर लो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी गेटिंग एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, एक और फॉर्मूला है वो बता देता हूं। पहला तो चीज ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको प्लॉटिंग पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस कोऑर्डिनेट में हैं, बेसिकली हम किस क्वाड्रेंट में हैं, सॉरी। जैसे मान लो आपको पता है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूले पे आ जाओ, सबको पता होता है। इस यहाँ पे क्या होता है, कई बार मैंने देखा एक क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, वो ये क्वेश्चन होता है, कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि x कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, लेट्स से 3,4 और 5,8। बोला कि x कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट, बच्चे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। अरे इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि इस पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है मान लो 6 सेंटीमीटर, वही यहां से भी उसका डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो कुछ नहीं, आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और दोनों को आप इक्वेट करते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाते। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया है या मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ही आप मिड पॉइंट लगाओ, इस केस में मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो, तो एक तो हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सुनो। आपको पता है कि कैसे इसको यूज करना है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चन में कभी दिया है ना, चलो ये तो प्रूफ हो गया उसका,
फॉर्मूला याद रखो। मान लो पॉइंट ए से आप स्टार्टिंग कर रहे हो और बी से, कई बच्चे यहाँ पे रेशियो लेते हैं m/n, कुछ लोग लेते हैं k/1, कंप्लीटली फाइन। बट अगर आप m यहां से स्टार्ट कर रहे हो, याद रखना m जो है ना हमारा, जो हमारा रेशियो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा a से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम a से पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, या हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट a एंड b आर लेट्स से सेक्शनड बाय सम पॉइंट x, y इन द रेशियो 2:3, तो 2:3 आप बिल्कुल a से स्टार्ट करोगे, याद रखना इस बात को। तो m शुड बी इक्वल टू 2 एंड देन फाइनली 3 शुड बी इक्वल टू n, ऐसा कुछ है। अब आप यहां पे मान लो आपको ये दिया x1, y1 और ये हो गया आपका x2, y2, कुछ करना ही नहीं है। m गोज टू दिस साइड, n गोज टू दिस साइड, करस्पॉन्डिंग x और x के साथ। जैसे ध्यान से देखो, x निकालना है तो m जाएगा x2 के पास, तो m टाइम्स ऑफ x2, n जाएगा x1 के साथ प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन कुछ नहीं, जो भी रेशियो तुमको ऐड कर दो m और n, ठीक है। चलो ये सिंपल हो गया, तो इसको याद रखो। सिमिलर थिंग विल बी हैपनिंग फॉर y ऑल्सो, नो चेंजेस इन दैट। ये इंटरनल डिवीजन के लिए होता है, एक्सटर्नल सेक्शन के लिए हमारे फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आप सिर्फ इंटरनल वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बच्चों, सो गो फॉर दिस, यू विल बी गेटिंग द नोट्स ऑफ दिस, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट प्लीज गो थ्रू तो जरूर कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो, बस आप सब्सक्राइब कर दो ताकि यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। ट्राइएंगल्स चैप्टर को सिर्फ 3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला तो है हमारा बेस, बेस नहीं, बेस तो प्रोबेबिलिटी में होता है, सॉरी। पहला है बच्चों थेल्स थ्योरम, ठीक है, पहला है हमारा थेल्स थ्योरम, दूसरा है हमारा सिमिलैरिटी, और तीसरा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी। एक और चीज है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बेसिकली, एक और चीज है पाइथागोरस थ्योरम। तो टोटल 4 चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में लगाना है। पहली बात तो आपको थेल्स थ्योरम बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि सिंपल सी बात, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास दो साइड्स हैं, दो साइड से आपने एक एक पॉइंट ऐसे उठाया है सच दैट द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स is parallel to the third side, let's say that, then it divides the other two side or basically in the same ratio, ऐसा कुछ हमारा थेल्स थ्योरम कहता है। अब आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि if PQ is parallel to BC, for example this is A, means if PQ is parallel to BC anyway, if PQ is parallel to BC, remember that, ओके यहां पे कई बार बच्चे मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे साफ साफ बोला गया था कि P एंड Q वर द मिड पॉइंट्स, यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सिंपल सी बात है, इफ PQ इज पैरेलल टू BC देन द थ्योरम सेज दैट AP इज टू PB विल बी इक्वल्स टू AQ इज टू QC, ये हमारा थेल्स थ्योरम कहता है, ठीक है। अब थोड़ा सिमिलैरिटी पे आते हैं। सिमिलैरिटी देखो बेसिकली ट्रायंगल्स की, लाइक नॉट जस्ट ट्रायंगल्स बट किसी भी फिगर के लिए कैसे डिफाइन हुई थी। कोई भी पॉलीगन उठा लो, कोई भी पॉलीगन, उसमें सिमिलैरिटी सिर्फ दो चीजों से हम डिफाइन करते हैं। एक तो है कि रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। दूसरा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको पता है कि ये एक रोम्बस है और ये एक स्क्वायर है। चलो एग्जांपल के लिए मान लो रोम्बस के साइड्स है 5 5 5 5, स्क्वायर के साइड्स है हमारे 4 4 4 4। अगर आप रेशियो ऑफ साइड्स देखोगे तो हर जगह 5/4 5/4 5/4 हर जगह, बट इट इज नॉट इनफ। आपके उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस के तो चलो ठीक है, हम जनरली मान रहे हैं कि अभी 90 डिग्री नहीं है, स्क्वायर तो 90 डिग्री होता है, तो एंगल्स तो इक्वल नहीं हुए, तो मतलब दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर एट ऑल, ठीक है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रायंगल्स में ऐसा नहीं होता। ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो पक्की बात है कि ट्रायंगल सिमिलर है, जिसको हम बोलते हैं SSS सिमिलैरिटी, ठीक है। चलो ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये कॉन्ग्रुएंट मत समझ लेना, चलो ठीक है लेट्स गो फॉर इट। तो एक होता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ टू ट्रायंगल्स आर बेसिकली टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ ठीक है, मतलब मान लो कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एंगल ए जो है वो एंगल यू के बराबर है, ठीक है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल टी, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, जो आप लिखते हो ना ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ लिख रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू एंगल एम
एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल एन एंड एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ओ। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, पक्की बात है। साथ में जिस ऑर्डर में आपके लाइक आपने ट्रायंगल लिखा है ना, उसी ऑर्डर में उनके रेशियो ऑफ साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर आप ए बी को बोल रहे हो तो ए बी शुड बी करस्पॉन्डिंग टू एम एन, ठीक है। बी सी शुड बी करस्पॉन्डिंग टू एन ओ एंड ए सी बेसिकली एम ओ। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जस्ट गो थ्रू इट वंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बता दो कि कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, एक होता है हमारा साइड 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 सिमिलैरिटी, सबको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और फाइनली साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, इसको कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी के साथ, मत करना। वहां पे साइड्स इक्वल होती थी, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम पूरे चैप्टर को तीन चीजों में बांट लेते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है, ट्रिग्नोमेट्री में आप सिर्फ तीन चीजें पढ़ने वाले हो। पहला है रेशियो, दैट इज सोका-टोआ, आपको पता है, सोह, काह एंड टोआ। पहली चीज वो है, मैं पहले प्रॉपरली बता देता हूं, ये पहली चीज है। दूसरी चीजें जो आप इसमें पढ़ने वाले हो, दैट इज स्पेसिफिक या फिर स्पेशल एंगल्स के लिए हमारे पास जो उनके रेशियोज आते हैं, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ। ये पांच ही स्पेसिफिक एंगल्स हैं, बट आप पांचों का याद रखना। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि सर 30 डिग्री, 45 और 60 से काम चल जाता है, बट नो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के भी आप सारे एंगल्स को रट लेना, ठीक है। दूसरी चीज, रट लेने का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपको ट्रिक्स पता है। अगर आपको साइन की लाइन भी पूरी पता है तो आप कॉस का निकाल सकते हो, टैन का निकाल सकते हो, कॉट, सीक, कॉसिक सबका निकाल सकते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। फाइनली जो एक चीज आती है जो आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सोका-टोआ में भी कुछ स्पेशल रेशियोज हैं, जैसे आपको पता होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये कुछ रेशियोज है जो आपको शुरू में ही आपको पता होने चाहिए। थर्ड वाले में आपकी तीनों आइडेंटिटीज आती है, तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो एक तो आपका सो का टोआ है, वो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ये रहा सो का टोआ, पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वन, ये आपने ऑलरेडी, ये भी मैंने बता ही दिया है। अच्छा, सो का टोआ का मतलब तो समझ में आता है ना, मतलब एक ट्रायंगल थी, ठीक है। अगर ये थीटा है तो उसके ऑपोजिट वाले साइड को हम बोलेंगे ऑपोजिट। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स्ड है, और ये हो गया हमारा एडजेसेंट। तो बेसिकली ओ एच और जो ए है ना, दिस इज ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन, सिंपल। ये कर लेना एक बार, आप, मुझे पता आपको पता है ये बात, बट स्टिल इसको रिवाइज कर लेना ताकि आपको तरीके से चीजें पता हो, ठीक है। चलो, ये टेबल रट लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट इन दैट, इसलिए इस टेबल को याद रखो। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज टेबल को कॉपी में बना लो, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। और मैं आपको एक और चीज के लिए अश्योर करता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा से ही आएगा। नहीं आता तो कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कई बार बच्चों को रूट सॉल्व करने में दिक्कत होती है भाई, √3 का जब आप √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो आंसर 3 आता है, ठीक है। मैंने देखा कई बार यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको पता है कि अगर 1 अपॉन कभी √3/2 आ गया तो कुछ नहीं, 2 ऊपर √3 नीचे रहेगा, 2 अपॉन √3 इसको डायरेक्टली लिखो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंसोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन में फंसोगे या फिर आप गलत वैल्यू रखोगे तब फंसोगे। तो कोशिश करो कि ना ही गलत वैल्यू रखो, ना ही गलत कैलकुलेशन करो। चलो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एग्जैक्ट इसी रॉ फॉर्म में लगाने वाले हो। कभी कभार हो सकता है कि आप इस तरह से इसका यूज करो, कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो आप उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तरह आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली ना दिया हो, बट कुछ ऐसा दिया हो, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो कभी कभी किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। आइडेंटिटी लगाने का सबसे बेहतरीन आपको समझदारी कैसे आएगी कि वेयर टू अप्लाई आइडेंटिटी और नॉट, एक बहुत ही जनरल नोशन है जहां पे आपको स्क्वायर दिख जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, फॉर एग्जांपल कहीं पे कॉस स्क्वायर दिख जाए या टैन स्क्वायर दिख जाए या सीक स्क्वायर दिख जाए, वहां पे एक पॉसिबिलिटी को अप्रोच करो कि शायद यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई जा सकती है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो लेट्स गो फर्दर फॉर दिस। इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, बाय द वे नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, पर वो आपने पहले पढ़ के रखे हुए हैं। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ के रखे हैं। जैसे एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, मेरे को बोलता है, सर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ प्रोटेक्टर, बताओ। मतलब आप खुद सोचो, एक प्रोटेक्टर जो होता है इट इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। हमें पता होता है कि पूरे सर्कल का अगर आप आर्क लेंथ निकालोगे विच इज 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो हाफ ऑफ इट विल बी पाई आर, पक्की बात है। और हमें पता है ये तो डायामीटर है, तो ये 2r हो जाएगी। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज है कि सब वो पाई आर प्लस 2r क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी बाउंड्री लेंथ आपको दिख रही है सबको ऐड कर दो। मतलब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे पाई आर प्लस 2r। ये काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखो जो 2 फॉर्मूले हैं, मतलब बेसिकली 2-3 फॉर्मूले हैं जो बच्चों को पता होते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको इफ थीटा मेजर्ड बेसिकली ब्ला ब्ला आर्क लेंथ कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल है। मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि पूरे कंप्लीट 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर वाज द आर्क लेंथ। फॉर 360 डिग्री व्हाट वाज द आर्क लेंथ, 2 पाई आर। आप 1 डिग्री के लिए आर्क लेंथ निकाल लो, 2 पाई आर अपॉन 360। आपको पता है कि 1 डिग्री के लिए इतना है, तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर थीटा डिग्री इट विल बी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा इज मेजर्ड इन द रेडियंस, ठीक है, वो निकाल लोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और एक और, वैसे आपको थीटा का ऐसा रेडियन का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आएगा, आई एम श्योर, वहां पे डायरेक्टली आपको थीटा दिया रहेगा, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर होता है तो फिर देखेंगे, मतलब मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, आपको पता है कि पूरे 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। ये वैसी बात हो गई कि अगर 10 लोग हैं, उनके पास लाइक 100 आइटम्स है, लेट्स से, तो मान लो अगर, मतलब खाने पीने का, तो मान लो अगर 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ना आप अगर याद ना भी रखो ना, तो आप इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो 1 डिग्री के लिए एरिया कितना होगा, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, यूनिटरी मेथड जो हम लगाते थे। तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा भाई साहब, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, याद रखिए आप इस बात को। सेगमेंट से आप टेंशन ना लो, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सेगमेंट के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कि भाई साहब आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि सेक्टर की एरिया से ट्राइंगल की एरिया को जैसे ही उड़ा दोगे, सेक्टर का एरिया निकालना आता है। आप खुद देखो ये किससे बना हुआ है, ये 2 चीजों से बना हुआ है। ये एक तो ट्राइंगल से बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है हमारा इस सेगमेंट से। अगर हमें सिर्फ सेगमेंट की एरिया निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम ट्राइंगल की एरिया को अलग कर देंगे सेक्टर की एरिया से, ठीक है। तो मान लो इसका नाम है एरिया 1, इसका नाम है एरिया 2, तो ये तो पूरा एरिया 1 प्लस एरिया 2 आ रहा है, हम एरिया 1 को हटा देंगे, सिर्फ एरिया 2 बचेगा। काफी इजी है। ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालना है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मोस्टली ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आप खुद सोचो, एक ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तुरंत एरिया निकाल सकते हो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो, समझ लो, क्या पता आपको ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े। तो कोशिश करो कि थोड़ा क्वेश्चन को 1 सेकंड, आप 2 सेकंड देख के पहले चेक कर लिया करो कि क्या यहाँ पे हमें एक्चुअली फॉर्मूले के पीछे भागना है या फिर हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम दो, ज्यादा नहीं, 5 से 6 सेकंड लगते हैं ये सोचने में कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सेगमेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ना आपके पेपर में, मैं आपको बता देता हूं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया से आए हुए हैं। मतलब उसमें क्या बोला था कि ये वाला एंगल 60 डिग्री बोल दिया था, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंगल 60 डिग्री बोल दिया था, ठीक है। अब जब ये एंगल 60 डिग्री बोल दिया तो बहुत ही इजी सी आप एक बात समझो कि यार ये दोनों तो इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही, क्योंकि दोनों रेडियस है।
मतलब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपको याद होना चाहिए। तो याद रखना कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। इसको याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो याद रखोगे तो काफी काम आएगी, ठीक है। और बस थोड़ा समझदारी बढ़ाइए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप काफी अच्छा करने वाले हो, ठीक है। चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, दो फॉर्मूले हैं बस। कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं इसमें, जैसे मैं बता देता हूं, मेरी बात सुन लो। एक तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो पक्की बात है हम क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों? एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैथमेटिक्स वर्ड को बनाने के लिए हमने क्या है, हमने 26 लेटर्स में से कुछ लेटर्स चूज किए, ठीक है। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर का था। ये तो फॉर्मूला सबको पता है, लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन आया था कि देयर आर सम, लेट्स से पूरे 26 आपके पास लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। वहां से बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ यू सेलेक्ट अ लेटर फ्रॉम द 26 लेटर्स, ऐसा बोला नहीं गया था वहां पे, आपको समझदारी दिखानी थी वहां पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। अब यहां पे क्या होता है, कई बार बच्चे रिपीट करते हैं। रिपीट क्यों करना है, आप सिंपल सी बात बताओ। जब मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे m जो है वो रिपीट हो रहा है, पक्की बात। a जो है वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेटिव वाले यहां तो रिपीट हो रहे हैं, बट क्या वो अल्फाबेट्स में भी रिपीट हो रहे हैं? वहां नहीं हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये बात एक छोटी चीज याद रखनी कि जब आप यहां पे रिपीटिशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि नीचे तो रिपीटिशन नहीं है, यहाँ पे तो 26 लेटर्स, वो सारे के सारे अलग अलग लेटर्स हैं, ऊपर क्यों रिपीट करोगे? ये क्वेश्चन था, आप प्लीज सैंपल पेपर जो हमारा था उसमें आप देख लेना, ऐसा एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बाकी तो प्रोबेबिलिटी से सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे। तो कोशिश करो कि इस चैप्टर को भी उतनी ही शिद्दत से प्रिपरेशन करो। और दैट्स इट, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि प्रोबेबिलिटी आपको ऑप्शंस में, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सॉल्विंग करोगे तो पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी इज, कभी कभार ना ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1 दिया होता है, या फिर 0 से भी कम, नेगेटिव में भी दिया होता है। कई बार बच्चों ने वो भी आंसर्स मार्क किए होते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज पेपर को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को देखते ही आप प्लीज ऑप्शन की तरफ पहले भागो, पहले देखो कि ऑप्शन से क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो, मैं आपको एक मास्टर टिप बताने वाला हूं, ठीक है। ये सब तो बढ़िया है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक ऑन द मास्टर टिप। तो मास्टर टिप 3 है। पहली चीज तो ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास होने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे लेक्चर का, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। पहली बात तो ये है बच्चों कि आपके पास सेक्शन जो आपका ए है उसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब 16 क्वेश्चंस अगर आप परफेक्टली करना चाहते हो कि मेरे 16 में से 16 क्वेश्चंस या 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो, तो आपको सही क्वेश्चन को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही क्वेश्चन को चूज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके वीक वाले टॉपिक में से सबसे इजी क्वेश्चन आ गया हो, तो वो तो अटेम्प्टेबल है कि नहीं? तो इसीलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को बख्शना नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस। अगर आपने फर्स्ट 16 ही कर लिए फिर तो आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर देख लो एक बार, क्या पता आगे क्वेश्चंस और सिंपल हो, क्या पता आपने 13th क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन एरर के चांसेस हो, बट 19th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा सादा सा हो। तो पक्की बात है यार, 19th को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। भले ही वो आपके वीक टॉपिक से है, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि बहुत इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो पहली बात तो सबसे बड़ा रोल होएगा आपके सेलेक्टिविटी का। आप कौन से क्वेश्चंस, कौन से वो 4 क्वेश्चंस छोड़ रहे हो जो आपको नहीं बन रहे। हालांकि हालात ऐसे होते हैं पेपर में बहुत सारे बच्चों के कि उनको पहले सेक्शन में 6 से 7 से 8 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बट लीव दैट अपार्ट, अभी आप सिर्फ फोकस करो कि आप 16 क्वेश्चंस को बिल्कुल परफेक्टली कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रुकना नहीं है कि नहीं आप सेक्शन ए करने के बाद ही सेक्शन बी में जाओगे, ऐसा कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हो रहे हैं। सेक्शन ए में आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो 12 से 13 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप सेक्शन बी में चले जाओ। 12 से 13 क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करने, ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में आप रुक जाओ कि अरे ये मुझे क्यों नहीं बन रहा, ये तो मैंने 5 बार लगाया हुआ है।
नहीं, जस्ट डोंट हैव दैट फीलिंग इन द ब्रेन कि नहीं भाई मैं ये मेरे को बन क्यों नहीं रहा, ये तो मैंने 5-5 बार लगाया है, ये तो मैंने कॉपी में भी लगाया था, दीवालों में भी लगाया था, दिमागों में भी लगाया तो ये सब मत करो, सिंपल सी बात है। 2-3 चीजों को ख्याल रखो कि भाई 20 में से 16 क्वेश्चंस निकालने हैं बस। 20 में से सेक्शन बी में आपको 16 क्वेश्चन यहाँ पे भी निकालने हैं। सेक्शन बी थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होने वाला है, पक्की बात है। तो कोशिश करो कि किसी भी क्वेश्चन में ना रुको, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लो। जहां पे आपको लग रहा है ये 5 से 7 स्टेप 8 स्टेप में आंसर आ रहा, छोड़ो भाई छोड़ो, अगली बार में अटेम्प्ट कर लेंगे। क्या पता एक टफ क्वेश्चन में आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि आगे के जो 5 सिंपल क्वेश्चन है उनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को बहुत ही प्रॉपरली मैनेज करो। क्वेश्चन में नहीं रुकोगे, अगर आप फर्स्ट गो में 30 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन करने के लिए आप सेकंड गो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फाइनली आपके पास जो सेक्शन आपका सी है उसमें आपके पास कितने क्वेश्चन है, 10 और 8 आपको करने हैं। ये 40 क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं, कुछ भी करके रुकना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, एक्यूरेसी का ख्याल रखना है, सेलेक्टिविटी का ख्याल रखना है, और इस चीज पे बिल्कुल डिपेंडेंट होके नहीं जाना है कि नहीं ये मेरा सिंपल चैप्टर है तो मैं यहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए जो टफ चैप्टर लग रहा था वहां से एक सिंपल क्वेश्चन आ गया हो जो 90% बच्चों ने सॉल्व किया, लेकिन आपके दिमाग में पहले से इंप्रेशन था कि नहीं ये तो टफ है तो ये मेरे को नहीं बनेगा। हो ही नहीं सकता। हर क्वेश्चन को आप देखो, जांचो, समझो और फिर मचाओ। तो दिस इज द वीडियो, दिस इज द एंटायर थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। रियल नंबर्स में 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा बता देता हूं उसको भी मैं। तो 3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सिंपल सी बात है, ये पहला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, एक और फॉर्मूला है कि मान लो अगर आपका न्यूमरेटर फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो पक्की बात है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होएगा। लेकिन अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया नीचे जैसे 3, 7, 11 तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर हमारा डिनोमिनेटर कुछ ऐसा हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अभी भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, अब कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। और अब इस फॉर्म में अगर ये 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n कुछ भी हो, अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया है, एनी अदर प्राइम नंबर टू द पावर कुछ भी, लेट्स से x कुछ भी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन यहां से भी आता है कि कितने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट होने वाला है। तो न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, है ना, अभी भी कैंसिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सॉरी, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 टू द पावर m और मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर n है। तो जो भी m और n में से बड़ा हो, m और n में से जो भी बड़ा हो, the decimal is gonna terminate after that number of digits। मतलब मान लो किसी ने आपसे पूछा कि 3/2 to the power 8 multiplied by 5 to the power 6 कितने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट होने वाला है, चुपचाप 8 बोल देना और निकल जाना वहां से, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं बस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। कुछ टिप्स जो मैंने पहले बताए उनको रट लेना, समझ लेना बस। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, कीप गोइंग, कीप डूइंग। लाइक वाइक तो छोड़ो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट भाई, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहता है। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।